तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर लिख लो, जगदीप धनखड़। क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि देखिए जो इससे पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? एम वेंकैया नायडू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे और ये जो अभी बने ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा अक्सर देखा गया है, जितने भी करंट के क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा यहीं से आ जाते हैं कि कौन से नंबर का है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो देखिए जो ये जगदीप धनखड़ है ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? ये बने 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना है कौन है ये उपराष्ट्रपति, कौन? जगदीप धनखड़, जिन्होंने स्थान लिया किसका? एम वेंकैया नायडू, जो इससे पहले क्या थे? हमारे उपराष्ट्रपति। अब एम वेंकैया नायडू कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो जाहिर सी बात है ये 14वें हैं, तो ये कौन से थे? 13वें। ये तो हो गई यहाँ से सिंपल प्रश्न। अब यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि संवैधानिक रूप से भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक दृष्टि से भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद है। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर दूसरे नंबर का ये है तो पहले नंबर का कौन सा पद हो जाएगा? तो पहले नंबर का हो जाएगा हमारा कौन सा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से फिर से प्रश्न बनता है कि हाल ही में हमारे जो नए राष्ट्रपति है उन्होंने शपथ ग्रहण की है, तो कौन बने हमारे नए राष्ट्रपति? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे नए राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी नई राष्ट्रपति बनी। अब यहाँ से जो मेन पॉइंट है वो क्या निकल कर आता है कि ये भारत की पहली एकमात्र राष्ट्रपति बनी जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। पहली महिला बनी कौन सी? आदिवासी जो राष्ट्रपति बनी। तो आदिवासी से एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि भारत की कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी? तो आंसर आ जाएगा दूसरे। फिर यहाँ से फिर प्रश्न आता है कि पहले नंबर की राष्ट्रपति महिला कौन रही भारत की? तो रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये तो आगे किससे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से प्रश्न। फिर यहाँ से जो हमने यहाँ 13वां और 14वां किया है तो एक स्टेप आगे चलना है। जो द्रौपदी मुर्मू बनी वो कौन से नंबर की बनी? 15वें नंबर की राष्ट्रपति। ये भी जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ पॉइंट और बनता है कि जो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है किस आर्टिकल में किया गया है? तो देखिए 64 और 66 और 63 ये आर्टिकल है जहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें से जो 65 कर लो, जो 65 है वो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस आर्टिकल के अंतर्गत जब भारत के राष्ट्रपति या तो विदेश दौरे पर जाते हैं या फिर उनकी अचानक मृत्यु हो जाए या कुछ भी कारण जब जो है वो अपना पद नहीं संभाल पाते, तो आर्टिकल 65 के अंतर्गत क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट है कहाँ से थे? उपराष्ट्रपति से। तो ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आना ही आना है क्या एग्जाम में। तो चलिए ये था हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, तो दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे भारत का 49वां नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा या 49th नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा आपका, ये मात्र सिर्फ 3 महीने के लिए बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं। क्या नाम है? उदय यू ललित। इनका नाम है उदय
यू ललित। देखिए नाम आपको पता चल चुका है। दूसरा प्रश्न कहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो ये बनेंगे हमारे कौन से 49th। अब फिर यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि 49th के तो ये हो गए, इससे पहले वाले कौन थे, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन तैयार करना है तो पहला और आने वाला बाद का जो हमें पता होना चाहिए। तो 48 के कौन थे मुख्य न्यायाधीश, ये थे हमारे NV रमन्ना। इससे पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले क्या हबीबी है, जो ये बनने वाले ये कब शपथ लेंगे 27 अगस्त यानी 27 अगस्त को। फिर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि शपथ की बात चल गई है तो हम यहीं से लिंक कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसे कौन शपथ दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाएगा। तो आ जाएगा कौन, प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति। फिर प्रश्न बन जाता है कि चलो मान लिया CJ को तो कौन शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, परंतु राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, यानी प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है। तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है कौन, CJ यानी चीफ जस्टिस। ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हो जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये नोट कर लेना। कौन बनेंगे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है वो बनेंगे उदय यू ललित। और कौन से नंबर के है, 49। फिर एक और प्रश्न बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बात चल रही है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो वो कौन सा भाग है जहाँ पर इसका उल्लेख किया जाता है। तो भाग V यानी भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि भारत के पहले चीफ जस्टिस, अगर किसी को आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हीरा लाल कानिया। अगर आपने नाम सुना होगा, हीरा लाल कानिया, ये कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर एक और प्रश्न बनता है कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी। देखिए अभी तक अगर हम देखें तो एक भी महिला ऐसी नहीं बनी है जो भारत की क्या है, चीफ जस्टिस रही हो। वैसे राष्ट्रपति भी अभी तक क्या है, राष्ट्रपति तो खैर अभी बनी ही थी, 2 राष्ट्रपति बन चुके, परंतु जो चीफ जस्टिस है वो अभी तक नहीं बनी है। तो कौन बनेगी, बी नागरत्न। और वो भी कब, हमने क्लासेस में बताया था 2027 में, अगर तब तक सब कुछ क्या है सही सलामत रहा। तो ये भारत की पहली चीफ जस्टिस बनेगी कौन, बी नागरत्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो SC में यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज, फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी, फतिमा तो ये थी आपकी फर्स्ट महिला जज किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, कौन, फतिमा बीबी। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं, एक बार आप दोबारा से इनको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर यहाँ से अगर हाई कोर्ट की बात की जाए कि हाई कोर्ट की पहली महिला जो चीफ जस्टिस बनी, कौन बनी, वो बनी हमारी लीला सेठ, लीला सेठ। और ये कहाँ से बनी थी, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये है हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में क्या है, भारत की पहली जो हाई कोर्ट यानी पहली जो जज बनी। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 2, वो है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत किस देश में होने वाली ब्लैक पिच अभ्यास में शामिल होगा। देखिए सबसे पहले आंसर लिख लो, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा आंसर, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यहाँ पर एक नाम है क्या, ब्लैक पिच अभ्यास। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होते हैं, और कुछ जो जितने भी अभ्यास होते हैं उनका कुछ ना कुछ क्या है नाम रखा जाता है। तो इसका नाम क्या है, ब्लैक पिच अभ्यास यानी सैन्य अभ्यास। यानी बहुत सारे देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच जो फिजिकल प्रैक्टिस होती है उन्हें क्या कहते हैं, अभ्यास। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत इस अभ्यास में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है।
फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है जो भारत इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये ब्लैक पिच अभ्यास क्या है, ये बहुत सारे देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास। इसमें सिर्फ 2 या 3 देश नहीं होंगे, कितने बहुत सारे देश इसमें शामिल है और इसमें भारत भी जो है पहली बार शामिल हो रहा है। दूसरा पॉइंट, ये हर 2 वर्ष बाद क्या है अभ्यास होता है, कौन सा, ब्लैक पिच अभ्यास। उसके बाद यहाँ से बात किसकी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ये बहुत बार जो है प्रश्न आ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। उसके बाद यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज, कौन है प्राइम मिनिस्टर, एंथनी अल्बनीज। ये है यहाँ के कौन, प्राइम मिनिस्टर, जो हाल ही में क्या है नए बने हैं। ये नाम अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद जो यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि जो ऑस इंडेक्स और मालाबार सैन्य अभ्यास है, कौन सा, ऑस इंडेक्स और मालाबार सैन्य अभ्यास, ये भी किन किन के बीच होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, AUS यानी ऑस्ट्रेलिया, IN यानी इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है, ऑस इंडेक्स। और मालाबार की जब भी बात आई तो ये भी किसके साथ होता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। पिछले 2 दिन से हम 10 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं कि CWG 2026 कहाँ खेले जाएंगे, यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ खेले जाएंगे। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ, विक्टोरिया में खेले जाएंगे। और CWG 2022 कहाँ खेले गए, जो अभी हाल ही में परसों जो है ख़त्म हुए, ये खेले गए आपके बर्मिंघम UK में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत ने 10 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया, तो भारत में अब कुल कितने रामसर साइट हो गए। देखिए अगर आप हमारा करंट अफेयर लगातार देख रहे होंगे तो इससे पहले भी हम क्या है रामसर साइट के बारे में बता चुके हैं कि आर्द्र भूमि क्या होती है और रामसर साइट क्या होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 64 यानी 64। देखिए जब हमने पिछली बार प्रश्न किया था उससे भी पहले की बात मैं सुना रहा हूँ, कितनी रामसर साइट थी जिन्हें जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था, या कितनी आर्द्र भूमियाँ थी, तो कितनी थी 49। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 5 नए आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया था, किसमें, रामसर साइट में। तो 49 में 5 हमने ऐड कर दिया, कितने हो गए 54। उसके बाद आज हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि 10 और जुड़ गए हैं, तो अगर 54 + 10 ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे 64, जो हमने यहाँ लिखा है। तो ये तो था इससे पहले का। अब प्रश्न बन जाता है कि जो ये 10 ऐड हुए वो कहाँ कहाँ से ऐड हुए। देखिए तमिलनाडु, सबसे पहले हम लिखेंगे तमिलनाडु। यहाँ से कितनी रामसर साइटों को लिया गया 6। उसके बाद गोवा और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा। गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा से क्या है एक साइट को लिया गया। इसी के साथ ये 6 और 4 कितने बन गए 10। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आज का जो हमने यहाँ पर करवाया। इसको जो है अच्छे से याद कर लेना। कितने हुए टोटल 64। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। उसी के साथ में एक और पॉइंट भूल गया था यहाँ पर कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी हो रही है आर्द्र भूमियों की, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो ये मैं पिछली बार भी करवा चुका हूँ, कब मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इसी के साथ बढ़ते आगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। हाल ही में इसरो ने अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को कहाँ से लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कहाँ से, इसरो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा। ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, किसका, श्री हरिकोटा का। कहाँ पर है, आंध्र
प्रदेश। देखिए जब भी बात आती है इसरो की तो यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्जाम में 100% आने के चांस रहते हैं। देखिए आंसर क्या है, कहाँ से जो प्रक्षेपण यान है कहाँ से लॉन्च किया, श्री हरिकोटा, और हर प्रकार के रॉकेट जो है यहीं से लॉन्च होते हैं। तो ये भी कहाँ से लॉन्च किया, श्री हरिकोटा। परंतु प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ हमने लिखा है SSLV, और ये फर्स्ट टाइम जो है इस प्रकार के रॉकेट से, इस प्रकार की तकनीक से जो हमने रॉकेट लॉन्च किया है। इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे जो प्रक्षेपण थे, कौन कौन से, PSLV और GSLV, PSLV और GSLV। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो बस थोड़ा सा इसके बाद में एक स्टोरी करके आपको सुनाऊंगा। आपने सिंपल अभी ध्यान रखना है PSLV और GSLV क्या है। देखिए इससे पहले हमारे पास ये दो तकनीकें थी जिसके जरिए हम अपने सभी प्रकार के रॉकेट को जो है लॉन्च करते थे, फिर चाहे वो विदेश के हो या अपने स्वदेशी हो। परंतु तीसरी जो तकनीक हमने बनाई है कौन सी है, SSLV। अब मैं आपको कहानी के जरिए सुनाता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देके। देखिए यहाँ पर बात हो रही है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटे, यहाँ पर दिया गया है छोटे उपग्रह। इससे पहले हमारे पास जो थी PSLV और GSLV, ये किस लिए प्रयोग होते थे, इसमें छोटा हो या बड़ा हर प्रकार का जो रॉकेट है वो लॉन्च किया जा सकता था। तो फिर आपका प्रश्न बनेगा फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी SSLV की। तो इसकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप जैसे मार्केट में जाते हैं, आपने सामान लिया, 2 रीलें ले ली, रील यानी जिससे हम कपड़े सिलते हैं, या कुछ भी ले लो छोटी आइटम, परंतु दुकानदार ने आपको क्या दे दिया, लिफाफा इतना बड़ा दे दिया। अब भैया रीलें कितनी छोटी होती है, सिर्फ इतनी मैक्सिमम, परंतु लिफाफा कितना, इतना बड़ा आपको लिफाफा दे दिया। तो मान लिया कि रीलें तो उसमें भी चली जाएगी, कोई इशू नहीं है, परंतु उतने बड़े लिफाफे का हम करेंगे क्या। अगर हम यहाँ पर जो है इतना सा लिफाफा बना लें तो ये भी तो ठीक रहेगा, रीलें इसमें जो है ठीक आ जाएगी। क्यों, इस चीज़ को समझना है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अब अगर आपने मार्केट जाना है, 2-4 किलोमीटर के लिए जाना है, आप सिंगल सवारी हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप क्या ले जाना पसंद करेंगे, गाड़ी या मोटरसाइकिल। देखिए वो अलग बात है कि आप अमीर हो और आप जो है गाड़ी लेना पसंद करेंगे, परंतु जो एक नॉर्मल सी बात होती है वो मैक्सिमम जो लोग हैं क्या 2 पहिया वाहन को ले जाना पसंद करेंगे, ऐसे में जब वो क्या है अकेले होते हैं। और जब बहुत सारी सवारियाँ उनके साथ होगी तो वो क्या है गाड़ी लेना जो है पसंद करेंगे। तो ही चीज़ यहाँ है PSLV और GSLV में क्या होता है कि बहुत सारे रॉकेट जब एक साथ लॉन्च करने होते हैं तो इसके जरिए हम करते हैं। जब सिंगल या 1 या 2 रॉकेट लॉन्च करना होता है तो उसके लिए हमने ये तकनीक बनाई है। ये था यहाँ से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बात यहाँ पर किसकी आई है, इसरो की, परंतु उससे पहले हम देख लेते हैं ये कब लॉन्च किया गया था, 7 अगस्त को। और 7 अगस्त से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कौन सा, कि जो भाला फेंक दिवस है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। नीरज चोपड़ा ने इस दिन क्या है टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुए थे, कौन सा पदक जीता था, गोल्ड मेडल, इसलिए भाला फेंक दिवस उनके नाम पर मनाया जाता है। फिर यहाँ पर बात हो रही है किसकी, इसरो। देखिए इसरो के बारे में भी मैं हर बार आपको बताता हूँ, इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म क्या है ये आप सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। आप वीडियो पॉज करके कमेंट लिख सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गई इसरो की फुल फॉर्म। बात आती है किसकी, स्थापना की, कि इसरो की स्थापना कब हुई, ये मैं हर बार आपको बताता हूँ। 1969 में क्या है विक्रम अम्बलाल साराभाई जी द्वारा जो है इसरो की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है कौन है, ये अभी हाल ही में जो प्रश्न आया था किसमें, TGT आर्ट्स का जो टेट का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा S सोमनाथ। ये कौन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। और इससे पहले कौन थे, के सिवान इससे पहले के क्या थे इसके अध्यक्ष। तो ये कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जो हमने आज किए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और इसके बाद हम और भी आपको बहुत सारी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे।
अभी हम जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि हम तुरंत कुछ ही दिनों में आपको हिंदी वाला पोर्शन भी शुरू करने वाले हैं। बाकी ये पोर्शन कुछ अच्छे व्यू नहीं मिल रहे तो इस पोर्शन को मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा। बस 2-4 वीडियो और इसके ऊपर आएगी करंट अफेयर के, उसके बाद हम हिंदी वाला सेशन जो है शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से यही कहूँगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।